हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव कंकाल की, ह्यूमन स्केलेटन की। ह्यूमन स्केलेटन में हम लोग देखेंगे कि मानव कंकाल होता क्या है। मेनली हम लोग अस्थियों की बात करेंगे। मानव शरीर में जो 206 अस्थियां पाई जाती हैं उसमें कौन सी अस्थि कहाँ पर है, किस पार्ट में कितनी अस्थियां, उनके नाम क्या हैं। अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे आपको अपना नाम याद होता है। शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। मानव कंकाल जो होता है ये एक आंतरिक कंकाल होता है। जीवों में दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, एक आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है जो ऊपर से कंकाल होता है, जैसे घोंघे के ऊपर, सीट के ऊपर जो कंकाल होते हैं उन्हें बाह्य कंकाल कहा जाता है। लेकिन मानव में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है। तो मानव ह्यूमन स्केलेटन जो होता है ये एक आंतरिक कंकाल होता है। ये एक आंतरिक कंकाल होता है। अब इसकी अगर परिभाषा की बात हम लोग करें तो मानव स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है, मानव कंकाल जो होता है, ये अस्थियों का एक ढांचा होता है। अस्थियों का एक ढांचा होता है। अस्थियों का एक ढांचा होता है। ढांचा होता है जो शरीर को आकृति प्रदान करता है। जो शरीर को आकृति प्रदान करता है। आकृति प्रदान करता है। प्रदान करता है तथा शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से हम लोग ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल की परिभाषा समझ गए कि मानव कंकाल अस्थियों का एक ढांचा होता है जो मानव शरीर को एक आकृति प्रदान करता है, एक विशेष आकृति देता है मानव शरीर को, तथा शरीर के आंतरिक अंग, जो हमारे आंतरिक अंग है शरीर के, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये मानव कंकाल का काम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये मानव कंकाल है, ये मानव कंकाल एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से बना होता है। ये मानव कंकाल का जो निर्माण होता है, मानव कंकाल जो होता है एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से बना होता है। एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से इसका निर्माण होता है। संयोजी ऊतक से बना होता है। से बना होता है। यह जो संयोजी ऊतक होता है इसे स्केलेटन टिश्यूज बोलते हैं। स्केलेटन टिश्यूज बोलते हैं। कंकाल ऊतक बोलते हैं इसको। अब ये कंकाल ऊतक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो कंकाल ऊतक हमारे होंगे ये दो प्रकार के कंकाल ऊतक होंगे। एक को आप बोन बोलोगे, अस्थि। एक को अस्थि बोलोगे, बोन, और दूसरे को बोलते हो आप उपास्थि, कार्टिलेज। दूसरे को आप उपास्थि बोलोगे, कार्टिलेज। कार्टिलेज बोलते हो। तो हम लोगों ने देखा कि मानव कंकाल जो होता है, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। और ह्यूमन स्केलेटन की परिभाषा हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने ये जाना कि मानव कंकाल एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसे स्केलेटन टिश्यू कंकाल ऊतक बोलते हैं। ये कंकाल ऊतक आपके दो तरह के होते हैं। एक को आप अस्थि बोलते हो, बोन बोलते हो, और दूसरे को उपास्थि बोलते हो, कार्टिलेज बोलते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अस्थि क्या होती है और उपास्थि क्या होती है। अब हम लोग अस्थि और उपास्थि की बातें कर लेते हैं। पहले बात हम लोग करते हैं उपास्थि की, कार्टिलेज की। उपास्थि, कार्टिलेज बोलते हैं इसको, कार्टिलेज बोलते हैं। और अस्थि, अस्थि को हम लोग बोन बोलते हैं। जो उपास्थि होती है इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है इसमें।
जो अस्थि होती है इसमें ओसीन प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन होता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्टिलेज होता है तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप कहेंगे कार्टिलेज में कार्टिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो आपकी अस्थि होती है, बोन होती है, इसमें ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि और उपास्थि का अगर अंतर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो हार्ड बोन होती है, जो कठोर बोन होती है अस्थि होती है, जो हल्की सी सॉफ्ट बोन होती है, नरम बोन होती है, उन्हें उपास्थि बोलते हैं। जैसे नाक की बोन हो गई और आपकी कान की बोन हो गई। अगर नाक को आप चाहेंगे तो हल्का सा वो बेंड हो जाती है नाक, तो इसकी जो बोन होती है उपास्थि होती है। जब आप मीट खाते हो, जो लोग मीट खाते होंगे वो लोग जानते होंगे कि जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर का जो भाग होता है वो नरम होता है, जिससे आप चबा के खा जाते हैं, उसी को हम लोग उपास्थि बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बोन होता है, बोन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है, इनमें कौन कौन सा पदार्थ मिला होता है बोन में। तो बोन की बात हम लोग कर लें, अगर अस्थि की बात कर लें तो अस्थि जिसे हम लोग बोन कहते हैं, इसमें 38% हिस्सा जो होता है, 38% जो होता है वो ओसीन प्रोटीन होता है। इसमें 38% ओसीन प्रोटीन होता है और 62% जो होता है इसमें अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं। जैसे कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट, और मैग्नीशियम फास्फेट। इसमें जो अस्थि का निर्माण होता है, तो अस्थि के निर्माण में, अस्थि की संरचना में आप ध्यान दें, अस्थि की संरचना में 38% ओसीन प्रोटीन होता है, 38% इसमें ओसीन प्रोटीन होता है और 62% जो होता है ये अकार्बनिक लवण होते हैं। अकार्बनिक लवण में आपका कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट होता है, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें रहता है। तो इतनी चीज हम लोगों ने देखा कि जो दो टिश्यूज होते थे, जो आपके स्केलेटन टिश्यूज होते थे, वो दो प्रकार के होते थे। एक को उपास्थि कार्टिलेज बोलते थे, एक को अस्थि बोन बोलते हो आप। और जो अस्थि या बोन बोलते हो उसमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि जिसे कार्टिलेज आप बोलते हो, इसमें आपकी कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अब अस्थि की संरचना में आपने देखा कि अस्थि में 38% जो होता है ओसीन प्रोटीन होता है, 62% अकार्बनिक लवण, कैल्शियम फास्फेट या मैग्नीशियम फास्फेट की उपस्थिति होती है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, इतना आप नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि अस्थि के निर्माण में कुछ कोशिकाएं भी भाग लेती हैं, कुछ कोशिकाएं भी होती हैं जो अस्थि के निर्माण में भाग लेती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अस्थि के निर्माण में, कोशिकाएं भाग लेती हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अस्थि के निर्माण में भाग लेती हैं। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, और एक को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ये कोशिका होती है जो अस्थि के निर्माण में भाग लेती है। कोशिका है, ये सेल है भाई, कोशिकाएं हैं जो अस्थि के निर्माण में भाग ले रही हैं। कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अस्थि के निर्माण में भाग लेती हैं। अब देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिका है ये अस्थि का निर्माण करती है, ये अस्थि या बोन का निर्माण करती है। अस्थि जिसे आप बोन बोलते हो, इसका ये निर्माण करती है। जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका है ये बोन का निर्माण करती है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका है ये बोन का विनाश करती है, अस्थि का विनाश करती है। ये अस्थि का विनाश करती है, और दोनों ही जरूरी होती हैं। अस्थि का विनाश करती है।
तो अस्थि के निर्माण में, बोन के निर्माण में दो प्रकार की कोशिकाएं भी भाग लेती हैं। एक कोशिका का नाम है ओस्टियोब्लास्ट और एक कोशिका का नाम है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो होती है ये अस्थि का निर्माण करती है और ओस्टियोक्लास्ट जो होती है ये अस्थि का विनाश करती है। अब आपको ये समझना है कि ये दोनों कोशिकाओं के काम क्या है। ठीक है, देखिए ह्यूमन संरचना जो होती है, मानव संरचना बहुत जटिल होती है। अब इसको समझिए, जो ये ओस्टियोब्लास्ट है जो अस्थि का निर्माण करती है, इससे कठोर अस्थियां बनती हैं। इससे क्या होती है, कठोर अस्थि का निर्माण होता है, कठोर अस्थि का निर्माण होता है, कठोर अस्थि का निर्माण होता है। कठोर मतलब ठोस, आप मान लीजिए ठोस अस्थि का निर्माण होता है। इसमें ठोस अस्थि का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब ये जो कोशिका होती है, ये जो जिसे आप ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, इससे ठोस अस्थि का निर्माण होता है। साथ ही साथ क्या होती है कि जो बड़ी बोन होती हैं, जो बड़ी अस्थियां होती हैं, उसमें जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका है, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका क्या करती है, उसमें सुराख बोलती है, उसमें हॉल बनाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, अस्थि गुहाओं का निर्माण करती है। ये अस्थि गुहाओं का निर्माण करती है, अस्थि गुहाओं का निर्माण करती है, अस्थि गुहाओं का निर्माण करती है, अस्थि गुहाओं का निर्माण होता है। अब आप समझिए कि जो हमारी बड़ी अस्थियां होती हैं, बड़ी अस्थियां खोखली होती हैं, बीच से खोखली होती है। तो होता क्या है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका है वो बीच से अस्थि का विनाश कर देती है, बीच से अस्थि का विनाश कर देती है। बीच से अस्थियों को जब खत्म कर देती है तो वो वह भाग खोखला हो जाता है। तो बड़ी अस्थियां जो होती हैं वो बीच से खोखली हो जाती हैं, जिन्हें अस्थि गुहा बोलते हैं, अस्थि गुहा बोलते हैं। मतलब अस्थि में के बीच में जो खोखला भाग होता है उसे अस्थि गुहा बोलते हैं। तो अस्थि गुहाओं का जो निर्माण होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका से होता है और ठोस अस्थियों का निर्माण जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से होता है। इसको नोट कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका से अस्थि गुहाओं का निर्माण होता है, जिसे अस्थि नलिकाएं भी बोलती हैं, जिसे अस्थि के बीच में नलिकाएं बोलते हैं। हमने कहा कि जो बड़ी अस्थियां हमारी होती हैं वो बीच में खोखली होती हैं, और बीच में खोखला होने का कारण क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो अस्थियों का विनाश करती है। मिटाते हैं इसको बेटा। अब हम लोगों ने अस्थि के बारे में ये समझ लिया, अस्थि के बारे में पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। अब ये जो आपकी अस्थि नलिकाएं हैं, जो बड़ी अस्थियां हैं जो बीच में खोखली हैं, इनमें जो पाया जाता है अस्थि मज्जा ना, इसमें एक चीज पाई जाती है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा पाई जाती है, जिसे बोन मैरो बोलते हो आप, बोन मैरो बोलते हो आप, अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोलते हो आप। ये अस्थि मज्जा क्या होती हैं, जो बड़ी अस्थियां होती हैं जो बीच में खोखली होती हैं, उनके बीच में बोन मैरो पाई जाती है, अस्थि मज्जा पाई जाती है। ये अस्थि मज्जा दो तरह की होती है, दो कलर की होती है। एक लाल अस्थि मज्जा होती है, लाल अस्थि मज्जा होती है, और एक पीत अस्थि मज्जा होती है, पीली अस्थि मज्जा होती है। एक तो लाल अस्थि मज्जा होगी और एक पीली अस्थि मज्जा होगी, पीली अस्थि मज्जा होगी। एक चीज यहीं पर आप जानिए कि अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। शरीर में जो हमारा रक्त होता है, इस रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अब आपको अपनी बॉडी की संरचना समझ में आ रही होगी कि हर चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। बीच में होल कर रही है तो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका, जिसने होल किया उसमें अस्थि मज्जा पाई जा रही है, अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण हो रहा है, जो हमारी पावर का केंद्र होता है।
अब देखें, अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा दो तरह की होती है, एक लाल अस्थिमज्जा और एक आपकी पीली अस्थिमज्जा, जिसे पीत अस्थिमज्जा कहते हैं। लाल अस्थिमज्जा में ही डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, रक्त श्वेत रक्त कणिकाओं का और लाल रक्त कणिकाओं का। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, कणिकाओं का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रक्त कणिका, ऐसे लिखते हैं ना। और आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका। इनका निर्माण जो होता है लाल अस्थिमज्जा में होता है। और जो वसा होती है, वसा का निर्माण जो होता है ये हमारी पीली अस्थिमज्जा में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि बोन का फंक्शन समझा कि कंकाल क्या होता है। कंकाल के बारे में हमने कहा कि एक विशेष प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसे स्केलेटल टिश्यूज बोलते हैं। अब ये संयोजी ऊतक दो तरह का होता है। एक को आपने कहा कि कार्टिलेज, उपास्थि, और एक को कहा आपने अस्थि, जिसे आपने बोन कहा। आपने कहा उपास्थि जो होती है वो हल्की सी सॉफ्ट होती है, जो अस्थियां होती हैं वो ज्यादा कठोर होती हैं। उपास्थि में कांड्रिल प्रोटीन पाया जाता है और अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद आपने देखा कि जो अस्थि होती है, अस्थि में 38% जो होता है वो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है और 62% जो होता है अकार्बनिक लवण होते हैं। अकार्बनिक लवण कौन कौन से होते हैं? आपने कहा कि कैल्शियम फास्फेट होता है या मैग्नीशियम फास्फेट होता है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसके बाद आपने कहा कि दो कोशिकाएं भी होती हैं जो अस्थियों के निर्माण में भाग लेती हैं। एक को आपने कहा ओस्टियोब्लास्ट, एक को कहा आपने ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कोशिका जो होती है ये अस्थियों का निर्माण करती है, जो ओस्टियोक्लास्ट कोशिका होती है अस्थियों का विनाश करती है। आपने कहा कि जो अस्थियों का निर्माण करती है ओस्टियोब्लास्ट कोशिका जो होती है, जो अस्थियों का निर्माण करती है, इससे ठोस अस्थियों का निर्माण होता है। और जो ओस्टियोक्लास्ट है जो अस्थियों का विनाश करती है, इससे बड़ी अस्थियों के बीच में गुहाएं होती है, नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में बोन मैरो पाया जाता है, अस्थिमज्जा पाया जाता है। इसी अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। आपने कहा अस्थिमज्जा के भी दो कलर होते हैं, एक तो लाल अस्थिमज्जा होती है और एक पीत अस्थिमज्जा होती है। लाल अस्थिमज्जा में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनता है, और जो पीली अस्थिमज्जा होती है वो वसा के निर्माण का कारण होती है। इतनी चीजें आप जान लें, ठीक है। हटाए। अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो अस्थिमज्जा है, बोन मैरो, उसके निर्माण में कौन सी कोशिका भाग लेती है, ऑस्टियोब्लास्ट की ऑस्टियोक्लास्ट, तो आप बताएंगे कि ऑस्टियोक्लास्ट भाग लेती है। जो विनाश करने वाली कोशिका होती है वही नलिका बनाएगी, उसी नलिका में बोन मैरो पाया जाएगा, उसी बोन मैरो में रक्त का निर्माण होगा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होगा। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है वो वयस्क मनुष्य के शरीर में, वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थि होती है। ये बात तो सबको मालूम है, 206 अस्थि होती है। वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थि होती है, ये बात सबको मालूम है। लेकिन जब शैशवावस्था में बालक रहता है तो उसमें लगभग 306, कहीं कहीं 300 ऐसे दिया गया है, लेकिन लगभग 300 की बात आप करेंगे कि जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उसमें लगभग 300 अस्थियां होती हैं। अब ये 206 अस्थियां जो होती हैं, ये अस्थियां कहाँ कहाँ होती हैं, इनको हमको पढ़ना है कंकाल को डिवाइड करके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मानव कंकाल है, मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, इसे अब हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब इसे हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक को कहते हैं अक्ष कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, और एक को बोलते हैं उपांग कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांग कंकाल। अब यहां पर देखें जो अक्ष कंकाल होता है इसमें टोटल 80 अस्थि होती है,
और जो उपांग कंकाल होता है इसमें 126 अस्थि होती है, 126 अस्थि होती है। दोनों का टोटल करो तो 206 अस्थि होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है, अक्षीय कंकाल होता है, इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं। तो अब आप देखें, जो हमारा रीढ़ होता है, रीढ़ की सीध में, रीढ़ के परपेंडिकुलर, रीढ़ के सीध में जो जो पार्ट हमारे होंगे वो हमारे आएंगे अक्ष कंकाल में। इसमें सबसे पहले कौन आता है, रीढ़ तो हम लोग लेते हैं, रीढ़ हमारा जो मेरुदंड है, रीढ़ को मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड। एक तो रीढ़ हो गई मेरुदंड, और रीढ़ से सीधे सीधे कौन जुड़ा है, हमारा सिर जुड़ा है, हेड जुड़ा है ना। तो एक तो आपका हो गया सिर, हेड, हेड। एक कौन सी हमारी रिब्स जुड़ी हुई है, पसलियां जुड़ी हुई हैं, पसलियां, पसलियां हैं। और एक होता है कि पसलियों को जोड़ने के लिए एक अस्थि होती है बीच में, पसलियों को जोड़ने के लिए एक अस्थि होती है। इस अस्थि को भी हम लोग मुख्य कंकाल में ही लिखते हैं। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य कंकाल जो हुआ, इसमें सिर हो गया, रीढ़ हो गया और पसलियां। अच्छा, एक चीज और, पसलियों को जोड़ने के लिए एक हड्डी ऐसे होती है ना जहां पसलियां कनेक्ट होती हैं। पीछे तो रीढ़ से कनेक्ट होती हैं, आगे आके यहां से कनेक्ट होती है, उससे उरोस्थि बोलते हैं, इसे बोलते हैं उरोस्थि, इसे बोलते हैं उरोस्थि। इंग्लिश में स्टर्नम बोलते हैं, हिंदी में इसको उरोस्थि बोलते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। जो हमारा सर होता है, सर का मतलब हमारे कंधे से ऊपर का पूरा पोर्शन, कंधे से ऊपर का पूरा पोर्शन जो आता है हमारे हेड में, इसको सर बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसमें 29 अस्थि होती हैं, 29 अस्थि होते हैं इसमें। और जो हमारा मेरुदंड होता है, इसमें 26 अस्थि होती हैं, 26 अस्थि होती हैं हमारे मेरुदंड में। पसलियां हमारी 12 जोड़ी होती हैं, तो 24 अस्थि होती हैं पसलियों में, 24 अस्थि होती हैं हमारी पसलियों में, 12 जोड़ी होती हैं, लेकिन टोटल अस्थियां होती हैं 24। और उरोस्थि हमारी एक होती है, एक होती है उरोस्थि, एक अस्थि होती है। हमारी पसलियां जो है पीछे रीढ़ से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे आके जिस अस्थि से जुड़ी होती हैं इसे उरोस्थि कहते हैं। यह एक अकेली अस्थि होती है। अब अगर हम इसका टोटल करें तो 29 से 30, इसको जोड़ेंगे 50 और 50 30 80 अस्थि हो जाएंगी। तो अक्षीय कंकाल की जो अस्थियों की कुल संख्या होती है वो 80 अस्थि होती है। तो 80 अस्थियों में आपने जान लिया कि 80 अस्थियां कहाँ होती हैं। फिर एक बार आप देख लीजिए कि मानव कंकाल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अक्षीय कंकाल जिसे आप एक्सियल स्केलेटन बोलते हो, और एक उपांग कंकाल बोलते हो, अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हो। अक्षीय कंकाल में टोटल अस्थियों की संख्या 80 होती है और उपांग कंकाल में 126 अस्थियां होती हैं, 126 अस्थियां होती हैं। अब हमने कहा कि अक्षीय कंकाल की बात आप करो तो अक्षीय कंकाल के बारे में आप ऐसे समझो कि रीढ़ और रीढ़ से सीधे जुड़े होता है, जो रीढ़ से सीधा जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है, वो आएगा अक्षीय कंकाल में। तो रीढ़ से सीधे हमारा सर जुड़ा होता है। सर की बात हमने कहा कि गर्दन से ऊपर, ये कंधे से ऊपर जो हमारा पूरा पोर्शन है ये सर आता है, ठीक है। तो हमारा सर हो गया, जिसे हम मेरुदंड रीढ़ बोलते हैं, दूसरा ये हो गया। रीढ़ से हमारी डायरेक्ट जुड़ी हुई पसलियां होती हैं, और पसलियों को आगे कनेक्ट करने के लिए एक हड्डी होती है जिसे आप उरोस्थि बोलते हो। आपने कहा कि जो हमारा सर होता है इसमें टोटल 29 अस्थियां होती हैं, 29 अस्थि होती हैं। रीढ़ या मेरुदंड जो होता है इसमें 26 अस्थियां होती हैं। पसलियां हमारी 12 जोड़ी होती हैं और टोटल संख्या इनकी 24 होती है, और एक अस्थि हमारी उरोस्थि में होती है। टोटल हम लोगों ने किया तो टोटल संख्या इसकी 80 अस्थि की हो गई। तो 80 अस्थि हमारी अक्षीय कंकाल में हो गई, एक्सियल स्केलेटन में हो गई। अब हम लोग उपांगिक कंकाल की बात हम लोग करें तो उपांगिक कंकाल में देखिए दो बातें होती हैं, इसमें दो होता है
अब रीढ़ से अंगों को जो जुड़ता है डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, जो रीढ़ से जो जुड़ता है डायरेक्ट नहीं, मतलब ऐसे जुड़ता है, इसे हम लोग उपांगी कंकाल बोलते हैं। जो हमारे रीढ़ से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, किसी सहारे से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारा हाथ रीढ़ से नहीं जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, तो उपांगी कंकाल हो गए। पैर, पैर हमारे रीढ़ से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, तो ये पैर जो हो गया ये उपांगी कंकाल में आ जाएंगे, दोनों पैर। तो दोनों हाथ हमारे उपांगी कंकाल में आ गए और दोनों पैर हमारे उपांगी कंकाल में आ गए। दूसरा, ये हाथ और पैर को जो रीढ़ से जोड़ता है वो भी उपांगी कंकाल में आएगा। अब देखिए, एक तो हमारा हाथ को जोड़ने वाला ये हमारे कंधे की अस्थि है, कंधे में दो अस्थि होती है, एक तो सीधा सीधा ये और पीछे तिकोनी वाली अस्थि होती है। तो एक तरफ दो अस्थि होती है, दूसरी तरफ दो अस्थि और होती है, टोटल 4 अस्थियां होती हैं कंधे में, जिसे आप अंश मेखला बोलते हो। तो यहाँ पर हमारा जो होगा उपांगी कंकाल में, इसी तरह पैर से जो जोड़ता है रीढ़ को उसको आप श्रोणि मेखला बोलते हो। तो उपांगी कंकाल में पाद अस्थियां होंगी, पाद अस्थियां, पाद अस्थियां, पाद अस्थियों में दोनों आएगा, हाथ की अस्थियां और पैर की अस्थियां। और फिर मेखलाएं, जो हाथ पैर को रीढ़ से जोड़ती हैं, हाथ और पैर को रीढ़ से जोड़ती हैं, उन्हें मेखलाएं बोलते हैं। पाद अस्थियों की संख्या 120 होती है और मेखलाओं की संख्या 6 होती है। मेखलाओं में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 6। अगर आप टोटल करेंगे तो 126 अस्थियां होती हैं। पाद अस्थियों में आप देखें, हाथ होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, पैर होता है। तो हाथ में 2 हाथ होते हैं, एक हाथ में 30 अस्थि होती है, तो टोटल मिला के 60 अस्थि हो गई हमारे हाथ में। और पैर भी हमारा 2 होता है, तो एक पैर में 30 अस्थि होती है, तो टोटल मिला के 60 अस्थि हमारी हो गई पैर में। तो टोटल पाद अस्थियां जो हमारी हो गई वो 120 हो गई। और मेखलाओं में हमने कहा था कि जो हाथ को जोड़ती है रीढ़ से, इसे अंश मेखला कहते हो। जो कंधे की अस्थि होती है, एक तरफ कंधे में 2 अस्थि होती है, एक सीधी सीधी अस्थि, एक तिकोनी अस्थि पीछे, तो दोनों तरफ मिला के 4 अस्थियां होती हैं, इसे अंश मेखला बोलते हो। तो मेखलाओं में 2 मेखलाएं होती हैं, एक होती है बेटा अंश मेखला और एक होती है श्रोणि मेखला। तो अंश मेखला में 4 अस्थि होती है, श्रोणि मेखला में 2 अस्थि होती है, टोटल मिला के 6 अस्थि होती हैं। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि मानव कंकाल का विभाजन कैसे होता है। मानव कंकाल में ये एक जनरल आइडिया हुआ कि हमारे यहाँ जो अस्थियां हैं उन अस्थियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मानव कंकाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है अक्ष कंकाल, जिसे एक्सियल स्केलेटन बोलते हो, एक को कहते हैं उपांग कंकाल, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हो। जो आपका अक्ष कंकाल होगा, अक्ष कंकाल में टोटल 80 अस्थियां होती हैं। जो उपांग कंकाल होता है इसमें 126 अस्थियां होती हैं। टोटल करोगे तो 206 अस्थियां हो जाएंगी, आपकी 206 अस्थियां हो जाएंगी। हमने कहा कि अक्ष कंकाल में आप मेरुदंड देखो, रीढ़ देखो, और रीढ़ से डायरेक्ट जो जुड़ा होगा वो अक्ष कंकाल में आएगा। तो रीढ़ से डायरेक्ट हमारा सर जुड़ा है, कंधे से ऊपर का पूरा पोर्शन जो होता है वो सर कहलाता है। तो सर हो गया, मेरुदंड हो गया, और रीढ़ से सीधे सीधे आपकी पसलियां अटैच होती हैं, तो पसलियां हो गई। और हमने कहा था पसलियों को बेटा पीछे तो ये रीढ़ से पसलियां जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे एक बोन होती है जिस बोन से ये पसलियां जुड़ी होती हैं, इस बोन को हम लोग कहते हैं उरोस्थि। तो एक उरोस्थि होती है। तो 4 चीजें हो गई अक्ष कंकाल में, 4 सिर हो गया, रीढ़ हो गई, पसलियां हो गई और उरोस्थि हो गई। सिर में 29 अस्थि हो गई, मेरुदंड जो हो गया इसमें आपकी 26 अस्थि हो गई, पसलियां आपकी 12 जोड़ी होती हैं, तो टोटल 24 अस्थियां हो गई, और एक उरोस्थि में टोटल आपकी हो गई 80 अस्थि। उपांग कंकाल हम लोगों ने कहा कि रीढ़ से जो डायरेक्ट ना जुड़ा उसे आप उपांग कंकाल में ले, तो रीढ़ से डायरेक्ट हमारे हाथ नहीं जुड़े हैं, रीढ़ से हमारे डायरेक्ट पैर नहीं जुड़े हैं, तो हाथ और पैर ये पाद अस्थियों में आते हैं, जिनकी संख्या टोटल कितनी है 120। तो पाद अस्थियों में हाथ आता है और पैर आता है। एक हाथ में आपकी 30 अस्थियां होती हैं, तो दोनों हाथ मिला के 60 अस्थियां हो गई। एक पैर में आपकी 30 अस्थियां होती हैं, तो दोनों पैर मिला के 60 अस्थियां हो गई, तो टोटल 120 अस्थियां पाद अस्थियां हो गई। और मेखलाएं, हमने कहा हाथ को जो रीढ़ से जोड़ेगा इसे अंश मेखला बोलोगे,
और जो पैर को रीढ़ से जोड़ेगा इसे श्रोणि मेखला बोलोगे। और अंश मेखला में टोटल 4 अस्थियां होती हैं और श्रोणि मेखला में टोटल 2 अस्थियां होती हैं। आपसे कहा गया कि हाथ में देखे कंधे की अस्थि और पीछे त्रिकोणीय अस्थि, एक तरफ 2 तो दूसरी तरफ भी 2, तो 2 2 4 हो गई। अब पैर में एक एक अस्थि ही डायरेक्ट उसको जोड़ देती है, तो 2 श्रोणि मेखला में, तो टोटल 6, तो टोटल 126 मतलब 126 अस्थियां आपकी हो जाएंगी उपांगी कंकाल में। ये तो मोटा मोटा विभाजन रहा। अब हम लोग देखते हैं कि हाथ में कौन कौन सी अस्थियां कहाँ कहाँ होती हैं, पैर में कौन कौन सी अस्थियां कहाँ कहाँ होती हैं, रिब्स को क्या क्या कहते हैं, इस बात को आगे पढ़ेंगे। इसको नोट लीजिए बेटा। अब हम लोग एक एक चीज को उठाते हैं, पहले हाथ देख लेते हैं। एक हाथ का अगर हम लोग विभाजन देख लेंगे तो दूसरे हाथ का समझ जाएंगे, फिर पैर का विभाजन देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं रीढ़ में, पसली में अन्य विभाजन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाथ में हमारा जो हाथ है, हाथ में अस्थियां कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग फिगर से समझ लेंगे। देखें, यहां से जो कंधे से इधर की अस्थि होती है, ये एक अस्थि होती है हाथ में। फिर यहां से अपनी कलाई तक 2 अस्थि चलती है, तो 1 और 2 3 हो गई। तो यहां से ये टखना जो हमारा है, यहां से कंधे से टखने तक एक अस्थि केवल होती है, जिसे आप आर्म बोलते हो। यहाँ पर एक अस्थि होती है, फिर यहां से कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं, फिर कलाई में हमारी 8 हड्डियां होती हैं। जैसे हम लोग घड़ी होती है ना, ऐसे गोल गोल 8 हड्डियों का गोला होता है, 8 हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो 8 हड्डियां हमारी कलाई में होती हैं, 5 हड्डियां कलाई से 5 अंगुलियों को कनेक्ट करती हैं, जिसे पंजा बोलते हो, ये वाला पोर्शन, इसमें 5 हड्डियां होती है, हर हड्डी एक एक अंगुली को जोड़ती है। फिर अंगुलियों में देखिए, अंगुलियों में टोटल 14 हड्डियां होती है। अब अंगुली को आप ध्यान से देखें कि अंगुली को, अंगूठे को हम लोग देखते हैं तो अंगूठा एक जगह से मुड़ता है, तो मतलब 2 हड्डियां, एक ऊपर और एक नीचे। जहां से मुड़ेगा वहां से आप देखें, एक ऊपर हड्डी होती है, एक नीचे हड्डी होती है। तो अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं, बाकी अंगुलियां 2 जगह से मुड़ती हैं। तो हम लोग देखेंगे अंगुलियां जब 2 जगह से मुड़ गई तो इसके 3 पार्ट हो गए, ऊपर, बीच का और नीचे का। तो सारी अंगुलियों में 3-3 अस्थियां होती हैं, तो 4 अंगुलियों में 3-3 अस्थियां 12 हो गई, अंगूठे में 2 अस्थियां हो गई, तो 12 2 14, 5 हो गई हमारे पंजे की, तो 14 और 5 19 हो गई, 8 हमारी कलाई की हो गई, तो 19 और 8 27 हो गई, 2 कलाई से लेकर टखने तक की हो गई, तो 27 और 2 29 हो गई, एक हमारे बाजू की अस्थि हो गई, जिसे आर्म अस्थि बोलते हो, ये हो गई 30। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हाथ में एक हड्डी हो गई हमारे कंधे से लेके यहां तक टखने तक की हड्डी ना, जिसे आप कहते हो ह्यूमेरस, जिसे आप ह्यूमरस बोलते हो, ह्यूमरस बोलते हो। फिर हमारी 2 हड्डियां होती हैं नीचे, यहां से लेके कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, एक अंगूठे की साइड होती है और एक छोटी उंगली की साइड होती है। जो अंगूठे की साइड होती है इसे रेडियस बोलोगे, और जो उंगली की छोटी वाली उंगली की साइड होगी इसे आप बोलोगे अल्ना। आप ध्यान से देखें, 2 हड्डियां होंगी, यहां पर आप देखेंगे टो आपको दिख रहा होगा, ये छोटी वाली उंगली की साइड की हड्डी है, जिससे हम लोग अल्ना बोलेंगे। और यहां पर देखें, यहां पर भी एक टो दिख रहा होगा, ये वाली हड्डी है जो अंगूठे की साइड में है, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो जो अंगूठे की साइड की हड्डी हमारी होती है इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, और जो हमारी छोटी वाली उंगली की साइड की अस्थि होती है इसे हम लोग बोलते हैं अल्ना, अल्ना बोलते हैं, अल्ना, अल्ना बोलते हैं, रेडियस, रेडियस। यह 4 याद रखना, HRA, आप याद रखना, आपको याद रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि यहां पर 8 हड्डियां होती हैं कलाई की, 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डियां ऐसे कलाई में होंगी। फिर 5 हड्डियां हमारे पंजे की होंगी, एक तो जो ये अंगूठे वाली जाएगी, फिर उसके बगल वाली अंगुली की, फिर उसके बगल वाली अंगुली की, फिर उससे फिर सबसे छोटी वाली अंगुली की। अंगूठा जो हमारा होगा इसमें 2 हड्डियां होंगी, और जो बाकी की अंगुलियां होंगी इसमें 3-3 हड्डियां होंगी, 3-3 अस्थियां होंगी। तो यहां पर आप टोटल कर सकते हो, टोटल हमारी 30 अस्थियां होंगी।
टोटल हमारे हाथ में 30 अस्थियां हो गई। ठीक है, इसी तरह हम लोग पैर की बात कर लेते हैं। हाथ की बात हम लोग कर चुके, अब बात करते हैं पैर की। पैर की बात कर लेते हैं। एक पैर की बात कर लेंगे तो दूसरे पैर की बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। पैर में जो जंघे की हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे आप फीमर बोलते हो, फीमर बोलते हो, एफ फीमर बोलते हो। दूसरा, दो हड्डियां यहां पर होती हैं। वही बात यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यहां पर हाथ के जो टखना होता है यहां पर हड्डी नहीं होती, लेकिन पैर का जो ये टखना होता है जहां पर फीमर और नीचे की पार्ट होता है, जहां पर से पैर मुड़ता है, वहां पर एक हड्डी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पटेला। यहां पर एक हड्डी पाई जाती है पैर में जिससे हम लोग बोलते हैं पटेला हड्डी। फिर दो हड्डियां होती हैं, घुटने से लेके नीचे तक दो हड्डियां होती हैं। एक मेन हड्डियां होती हैं, हाथ और पैर की हड्डियों में थोड़ी सी बनावट में अंतर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हाथ की हड्डियां एकदम सीधे मतलब दोनों समानांतर रहती है, लेकिन पैर की हड्डियों में आगे एक मेन हड्डी रहती है, पीछे वाली हड्डी उसके सपोर्टिव हड्डी रहती है। ठीक है, अब यहां पर देखें ये दो हड्डियां हो गई, एक हड्डियां तो ये फीमर हो गई और दो हड्डियां यहां पर पाई गई। और बाद में जो टखना होगा, पैर का जो टखना होता है बेटा, इसमें 7 हड्डियां केवल पाई जाती हैं, 8 नहीं पाई जाती। 1 2 3 4 5 6 7 हड्डियां पैर के टखने में पाई जाती हैं, बाकी सारी संरचना वही होती है। 5 हड्डियां पैर के पंजे में पाई जाती हैं और फिर 14 हड्डियां पैर की अंगुलियों में पाई जाएंगी। तो 5 हड्डियां जो होंगी पैर के टखने में पाई जाएंगी और अंगूठे में 2 हड्डियां, बाकी अंगुलियों में 3-3 हड्डियां, 3-3 हड्डियां। तो इस तरह से 30 हड्डी आपके एक पैर में भी हो गई। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहां हो गए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 1 हड्डी, 2 हड्डी, फिर 8 हड्डी, फिर ऐसे 5 हड्डी, फिर 14। यहां पर हो गया एक पटेला हड्डी हो गई, 2 पैर के नीचे की हड्डी हो गई और 7 हड्डी यहाँ टखने में पाई जाएगी, 5 पैर के पंजे में पाई जाएगी और 14 हड्डियां पाई जाएंगी आपकी अंगुलियों में। अब हाथ और पैर की जब हम लोगों ने देख लिया तो अंश मेखला और श्रोणि मेखला तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अंश मेखला के बारे में हमने बताया था कि जो कंधे वाली हस्ती है ये रीढ़ से जोड़ती है हाथ को जो रीढ़ से जोड़ती है उसे अंश मेखला बोलते हैं, पैर को जो रीढ़ से जोड़ती है उसे श्रोणि मेखला बोलते हैं। अंश मेखला में अस्थियों की संख्या 4 होती है और श्रोणि मेखला में अस्थियों की संख्या आपकी 2 होती है। तो टोटल 6 अस्थियां होती हैं अंश मेखला और श्रोणि मेखला को मिला के। अब हम लोग पसलियों की बात करते हैं। पसली, जिससे आप रिब्स बोलते हो, रिब्स। अब देखें पसलियां आपकी 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती है बेटा पसलियां, 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी में 24 अस्थि होती है। अब ये 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं 24 होती हैं, इसमें जो होता है आपका 3 तरह का विभाजन होता है। 12 जोड़ी में 3 तरह का विभाजन होता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 7 मुख्य पसली होती है, मुख्य पसली, गौड़ पसली और स्वतंत्र पसली।
स्वतंत्र पसली। 3 तरह का विभाजन होता है। तो 7 जोड़ी जो होते हैं ये मुख्य पसली होते हैं, मतलब 14 अस्थि जो होती है ये मुख्य पसली में 14 अस्थि होती है। 3 जोड़ी गौड़ पसली होती है, इसका मतलब 6 अस्थि जो होती है ये गौड़ पसली में होती है, और 2 जोड़ी जो होती है ये स्वतंत्र पसली होती है। 4 अस्थि जो होती है आपकी स्वतंत्र पसली में 4 अस्थियां होती हैं। तो 14 अस्थियां मुख्य पसली में होती हैं 7 जोड़ी, 6 अस्थियां गौड़ पसली में होती हैं 3 जोड़ी, और स्वतंत्र जिसे फ्लोटरिंग रिब्स बोलते हैं इसमें 4 अस्थि होती हैं 2 जोड़ी होती हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये पसलियों में भी 3 विभाजन क्या होता है, फिगर में आप देखें तो समझ में आ जाएगा। अब देखें कि जो हमारा ये उरोस्थि है, ये ध्यान से देखें उरोस्थि है, और नीचे पीछे ये हम अपना रीढ़ बना देते हैं, ये अपना रीढ़ हो गया पीछे, और ये हमारी उरोस्थि हो गई है ना, पीछे रीढ़ से जुड़ा होगा, ये उरोस्थि की हम बात कर लेते हैं, आगे आप समझिएगा। ये उरोस्थि हो गई जहां से ये हड्डियां, ये उस उरोस्थि से हमारी 7 जोड़ी हड्डियां जुड़ी होती हैं। ये हमारी पहली हड्डी हो गई जिससे आंतुली की बोलते हैं। फिर ये दूसरी हड्डी पीछे जाके ये रीढ़ से सब कनेक्ट हो जाएंगी, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं, 6वीं और ये 7वीं। 7 जोड़ी हमारी जो पसली होती हैं ये उरोस्थि से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। बाकी 3 जोड़ी जो होती हैं वो आगे कनेक्टेड होती हैं। 8 ऐसे, 9 और ये 10 ये आगे ऐसे कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो 7 जोड़ी आपकी हो गई यहां से यहां तक 7 जोड़ी, ये आपकी हो गई मुख्य पसली। और ये जो 3 अस्थियों से अस्थियां कनेक्ट होती हैं ये हो गई गौड़ पसली, ठीक है। और 2 पसली जो फ्लोटरिंग रिब्स होती है जिन्हें आप स्वतंत्र पसली बोलते हो, वो इधर कनेक्ट नहीं होती, वो रीढ़ से आती हैं और यहीं पर पीछे पीठ तक ही रह जाती हैं, इधर आइबा नहीं करती, स्वतंत्र हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि बीच में हमारा रीढ़ है यहाँ पर, तो ये वाली जो अस्थियां हैं बाद वाली अस्थियां वो रीढ़ से आती हैं, यहां नहीं आएंगी, ऐसे रीढ़ से आएंगी पीछे से निकल के, और ऐसे यहीं पर स्वतंत्र हो जाएंगी, पीछे से रीढ़ से निकल के आएंगी और यहीं पर जो है ये स्वतंत्र हो जाएंगी, पीछे नहीं आएंगी। तो रीढ़ से आएंगी पीठ तक ही आएंगी, तो उन्हें स्वतंत्र अस्थियां बोलते हैं, स्वतंत्र पसलियां बोलते हैं। तो कुल मिला के पसलियां की संख्या कितनी हो गई? 24 अस्थियां होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। ये 3 तरह से इनका डिवीजन किया जा सकता है। एक तो हो गया मुख्य पसली जिसमें 7 जोड़ी पसलियां होती हैं, 14 अस्थियां होती हैं। दूसरा गौड़ पसली जिसमें 3 जोड़ी होती हैं, 6 अस्थियां होती हैं। फिर स्वतंत्र पसली जिसमें 2 जोड़ी होती हैं और 4 अस्थियां होती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मानव कंकाल की बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है। सबको जानना चाहिए। बाकी जो चीजें बची हुई हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।